Hello everyone, welcome again to the class of accountancy. Today we are going to discuss a very important topic of accountancy, and this is theory base of accounting. अब आप कहेंगे सर कि थ्योरिकल टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग होगा, थोड़ा सा इग्नोर करने लायक टॉपिक होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, अकाउंटेंसी अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें नई पता चलती हैं, खासकर जब एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग सीख रहा होता है। कुछ बातें वो अडॉप्ट करता है, कुछ बातें जब उसे बताई जाती है तो धीरे धीरे उनको सीखना स्टार्ट करता है। एक्चुअली वो सारी बातें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो अकाउंटिंग की अजम्पशन है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर थ्योरिकल है, लेकिन हम आपको इसको इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे आपके लिए कि आप पाएंगे कि सर अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो आपने अभी तक नहीं सीखा। तो आज हम उन कारणों की बात करेंगे, उन रीजंस की बात करेंगे कि क्यों हम अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि सर ये प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के क्यों बनाए हैं। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पढ़ना। तो सबसे पहले तो बात है सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या। जैसे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। साइंस आप पढ़ते हैं तो साइंस में भी अपने अपने किसी ऑथर के किसी के अपने एक प्रिंसिपल होते हैं। साइंस के अपने एक साइंटिफिक फॉर्मूले हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन पर वो सब्जेक्ट बना है। तो यही बात अकाउंटिंग में भी होती है कि अकाउंटिंग करते समय भी कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ बातें, कुछ अजम्पशन, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिससे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल हो सके। अब इस बात को ही हम समझते हैं। अभी मैं आपके सामने आज के लेक्चर में अभी आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इन प्रिंसिपल्स की, इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत क्या है। तो देखिए, टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल, हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब हमारा डेटा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कह दो या फाइनेंशियल पोजीशन कह दो, उस फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग के यूजर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बिजनेस का खुद ओनर, हमने पढ़ा था थ्योरिकल चैप्टर में पहले भी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन है। यूजर है, हम इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट देते हैं यूजर्स को। इंटरनल हम खुद ओनर, प्रोप्राइटर जो बिजनेस का है वो भी यूजर है, और एक्सटर्नल में हम देते हैं कि कंपनी जो बिजनेस है उसमें शेयर होल्डर्स भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं। ये सब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपको टैक्स देना है तो आपको अपना सही प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए। आपने सही प्रॉफिट लॉस निकाला है कि नहीं निकाला, ये इनकम टैक्स वाले देखेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी देगी या गवर्नमेंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करना चाहती है या आपको कुछ रिलीफ देना चाहती है टैक्सेशन में, उसके लिए वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी। उसके लिए भी आपका डेटा उनके लिए यूजफुल होगा, और यूजफुल तभी होगा जब वो मीनिंगफुल उनके लिए तभी होगा जब डेटा सही हो, इंफॉर्मेशन सही हो। अब इंफॉर्मेशन सही कैसे होगी? इंफॉर्मेशन तभी सही होगी जब उस इंफॉर्मेशन में एक सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है, जो फीचर है, जो गुण है वो होना चाहिए। वो है इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब उसमें हम विश्वास कर सकें।
ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इनकम टैक्स वाले आपकी इंफॉर्मेशन पे रिलाय नहीं करते, गवर्नमेंट रिलाय नहीं करती, बैंक आपको लोन देने से पहले रिलाय नहीं करेगा आपकी इंफॉर्मेशन पर, तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आप खुद जो बिजनेसमैन है, अगर मान लीजिए आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लेकर अपने आप की तुलना करना चाह रहे हो अपने आप से ही, आप अपने पिछले साल के जो डेटा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसको इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कंपेयर करते हो ये देखने के लिए कि यार मेरी जो पिछले साल की परफॉर्मेंस थी और इस साल की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्या हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, या हम डिक्लाइन हो रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम लॉसेस में जा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी रहे, कंपैरेटिबिलिटी रहे। अब दो वर्ड मैंने यूज करे, यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेटिबिलिटी। ये क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसी चीज रहना। अब एक जैसी क्या, आपके रिजल्ट्स एक जैसे नहीं होंगे, रिजल्ट्स तो चेंज होंगे, लेकिन रिजल्ट्स निकाले कैसे गए हैं, मेथड्स क्या यूज की गई हैं, पॉलिसी क्या यूज की गई है, रूल्स क्या यूज किए गए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट्स कितने रिलायबल हैं। अगर मान लीजिए आप अपनी मेथड्स, अकाउंटिंग करने के तरीकों को हर साल बदल देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपकी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं हो पाएगी। आप खुद से या किसी दूसरी फर्म से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो मेथड्स हैं, वो यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रहे, तब जाके कंपेरेटिबिलिटी आ पाएगी। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप लोगों ने अकाउंटिंग करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर चुना, और फाइनेंशियल ईयर क्या चुना कि आपने जनवरी से दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर चुन लिया। मतलब आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 जनवरी से दिसंबर के बीच में, 12 महीने का पीरियड ले रहे हैं। कोई अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार कर रहा है अप्रैल से मार्च के बीच में, कोई अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार कर रहा है 1 जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। मतलब हर किसी का अपना ही एक तरीका है। तो सोचिए उनमें कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी कि इस पीरियड ये 12 महीने का रिजल्ट है, या ये इस पीरियड अप्रैल से मार्च तक का रिजल्ट है, या ये कंपनी का अप्रैल से मार्च का रिजल्ट, ये हमारा ये रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट हो सकता है 12 महीने का नहीं, उससे ज्यादा का हो या उससे कम का हो। हमारा पीरियड हमने 12 महीने का ले लिया काउंटिंग करने का, और उनका जो पीरियड है वो अलग है, हमारा पीरियड अलग है। इसी तरह कुछ मेथड्स, कुछ तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे अकाउंटिंग करते समय बच्चों के सामने समस्या आती है कि सर जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग कैश में जब पैसा मिलता है तभी एंट्री क्यों नहीं करते, हम तो बेचते ही एंट्री कर देते हैं। हमने कस्टमर को गुड्स बेचा, उधार पे हमने एंट्री कर दी, हमने अपनी इनकम दिखा दी। जबकि सर सच्चाई तो ये है कि हमें लगता है कि जब पैसा मिल जाएगा ना तब हमें एंट्री करनी चाहिए सेल्स की, पहले नहीं करनी चाहिए। अब सोचिए कोई फर्म अपने हिसाब से तब सेल की एंट्री कर रही है जब पैसा मिल रहा है, और कोई फर्म तभी एंट्री कर देती है जब वो सेल कर देती है, जब उसको राइट मिल जाता है कि हाँ मुझे पैसा मिल जाएगा कस्टमर से, मैंने गुड्स बेच दिया, मैंने गुड्स की ओनरशिप सामने वाले को ट्रांसफर कर दी, मेरा राइट बन गया है अब गुड्स का पैसा देने का, तो मुझे एंट्री कर देनी चाहिए। सोचिए अगर दो फर्म्स अलग अलग अप्रोचेस अपना रही है अकाउंटिंग करने के लिए, तो कंपैरेटिबिलिटी कैसे आएगी? तो इसलिए जरूरी है, इसलिए आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए, जिनसे ये उम्मीद करते हैं आईसीएआई वाले कि सभी बिजनेस उन प्रिंसिपल्स और उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, ताकि उनके रिजल्ट्स में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, कंपैरेटिबिलिटी आ सके। तो कुल मिलाकर दो ही वर्ड्स पर मैं ज्यादा कॉन्सर्न करता हूं कि अगर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाना है तो इट इज नेसेसरी
कि आपके यहां पर दो फीचर होने चाहिए, एक है यूनिफॉर्मिटी और एक है कंपैरेटिबिलिटी। और वो कंपैरेटिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी तभी आ पाएगी जब आप और आपके कॉम्पिटिटर्स या एक पूरा बिजनेस वर्ल्ड एक ही तरह के मेथड्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, नहीं तो कंपैरेटिबिलिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाए गए अकाउंटिंग में। अब जैसे मैंने आपको एक पीरियड वाला एग्जांपल दे दिया कि अगर मेरा पीरियड 12 महीने का होना चाहिए, अप्रैल से मार्च का होना चाहिए, तो इट इज नेसेसरी कि सारी फर्म जितनी भी इस हमारे इंडिया में जितनी भी फर्म्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, प्रॉफिट लॉस निकाल रही है, उनका एक 12 महीने का पीरियड होना चाहिए और वो अप्रैल से मार्च तक का होना चाहिए। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया कि सेल को कब रिकॉर्ड करें, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे आगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो इसी का एक नाम होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जो है इनकम, हमारी मेन एक्टिविटी सेल प्रोसीड्स को हम रेवेन्यू कहते हैं, कि हम सेल को कब रिकॉर्ड करें, हमारी मेन इनकम को हम कब रिकॉर्ड करें, जब वो कैश में मिल जाती है या जब हम उसको कमा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप कमा लेते हो, आपको राइट मिल जाता है, आप तभी रिकॉर्ड कर लो, कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड मत करो। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करने की परमिशन है, जैसे जितने प्रोफेशनल लोग हैं, जितने प्रोफेशनल डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट्स हैं, उन्हें ये परमिशन है कि वो इनकम टैक्स के हिसाब से परमिशन है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना सकते हैं। बट अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट चलता है, वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसमें वही कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग आपको हमेशा एक्रूअल बेसिस पे करनी है, मतलब जब इनकम या एक्सपेंस एक्रू हो जाए तभी उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ये नहीं कि आप जब उसका पेमेंट कर रहे हैं या आपको जब वो इनकम रिसीव हो रही है तब आप उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्योंकि सोचिए ऐसा अगर होगा तो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी। कैसे सही नहीं होगी? अगर मैंने आज किसी पार्टी को गुड्स बेच दिया, मैंने इनकम कमा ली, चाहे मुझे वो मिली नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारे बीच ऐसा एग्रीमेंट हो कि पैसा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद मिलेगा, तो मैं उस साल में मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने सेल तो कर दी, सामने वाले को गुड्स बेच दिया, उसकी ऑनरशिप सामने वाले को ट्रांसफर कर दी, तो मेरी इनकम तो मैंने कमा ली। अब मिलेगा वो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप सामने वाले पे केस कर सकते हैं, आपके पास राइट है। तो आपका प्रॉफिट तभी सही निकल पाएगा जब आप उस इनकम को शो करोगे। अगर आप उस इनकम को शो तब करते हो अगले साल में, तो आप सोचो आपने उस ईयर की इनकम का सही एस्टिमेशन नहीं लगाया। और अगर मान लो आपको पैसा वो नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो आप तो सिर्फ उतना ही दिखाओगे जितना आपको पैसा मिला। तो ऐसा सिस्टम अकाउंटिंग में बनाया गया है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें ताकि आप अपने सही प्रॉफिट और लॉस को जान पाए, आप अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए। और इनको जानने के लिए जरूरी है, सही तभी निकल सकता है जब आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें और सभी एक जैसा करें और उसमें कंसिस्टेंसी रखें। कंसिस्टेंसी मतलब उसमें चेंजेस ना करें बार बार, क्योंकि किसी भी चीज को करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, और आप हर साल अपने आप में, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, अपनी पॉलिसीज में बदलाव करते रहते हो, तो कंपैरेटिबिलिटी नहीं आ पाएगी। समझ में आ रही बात की? कंपैरेटिबिलिटी तभी आ पाएगी या दो फर्म्स आपस में अपने रिपोर्ट्स को, जैसे मान लीजिए अंबानी है, अपनी रिलायंस कंपनी को टाटा से कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि टाटा और रिलायंस दोनों ने अकाउंटिंग के एक ही मेथड्स अपनाए हैं। बिजनेस अलग हो सकता है लेकिन तरीके अकाउंटिंग करने के एक ही होंगे। यही चीज करने के लिए आईसीएआई ने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ये कॉन्सेप्ट बनाए जो सबको फॉलो करने होंगे, और इसी के लिए इन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाए हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? चैप्टर आपके पास 11th क्लास में मिलता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका एक इंट्रोडक्शन आपको मिलता है। वो इंट्रोडक्शन मैंने आपको यही दे दिया पूरा कि यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी के लिए होते हैं कि कोई तो अकाउंटिंग कर रहा है किसी और तरीके से, कोई कर रहा है किसी और तरीके से। किसी मैटर पे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के।
एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो स्टॉक आपका बचता है बिजनेस में साल के एंड में, इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अगर आपका जो स्टॉक बिजनेस में बचता है, वो बिजनेस का स्टॉक, मान लीजिए आपके लिए उस बिजनेस के स्टॉक की लागत जो कॉस्ट है वो 50,000 है और मार्केट में वो 55,000 में बिक सकता है या 60,000 60,000 में बिक सकता है, तो आपने उसको क्या करा, किसी ने तो 50,000 पे दिखा दिया, किसी ने 60,000 पे दिखा दिया। अब आईसीआई ने क्या कहा कि ऐसा करना, क्योंकि हर चीज के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, ऐसे करते करते 33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं। तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इशू किया और उसमें लिखा कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उस पर करेंगे। इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया कि एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बना रखा है जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर करो, लॉसेस को पहले कंसीडर करो, मतलब अपनी बिजनेस की पोजीशन ओवर वैल्यू करके मत दिखाओ, ताकि जो उसके यूजर्स हैं उनके साथ धोखा ना हो जाए। मान लो आपने तो कहा मेरा स्टॉक में 60 में बेच सकता हूं, तो मैंने 60 में दिखा दिया, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन मार्केट में बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, आपका स्टॉक 40 में बिका। अब इससे क्या हुआ, आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ गया और आपके ऊपर विश्वास करके जिसने आपके बिजनेस में पैसे लगाए थे उसका पैसा तो रिस्क पर आ गया। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए और कहा गया कि भाई अगर इस चीज पर, इस मैटर पे कोई डिस्प्यूट है अकाउंटिंग करने के लिए कि भाई यहाँ पर कोई अकाउंटिंग कैसे कर रहा है, कोई अपने अप्रोच अपना रहा है, कोई दूसरी अप्रोच अपना रहा है, तो हम लोग उस पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देते हैं कि हम बता देंगे आपको इस तरह अकाउंटिंग करनी है तो इसी तरह अकाउंटिंग करनी है सभी को। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इसलिए आईसीआई अब क्या इशू करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है कि किसी भी मैटर पे अगर डिस्प्यूट है, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, कंपैरेटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो हम लोग उस मैटर पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देंगे और बता देंगे कि इस चीज की अकाउंटिंग सभी को ऐसे ही करनी है। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो साथ साथ में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लेके चल रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। और इतना ही 11th क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कह सकते हैं कि आपके लिए रिलेवेंस है ज़्यादा, और कोई रिलेवेंस नहीं है। वो बस यही सिखाना चाहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कौन इशू करता है, क्या इसका मतलब होता है, ठीक है, और क्यों है ये सब चीज़। तो आप पढ़ के देख लें फटाफट। अब जो मैंने आपको बातें समझाई वो सारियाँ लिखी थी मैंने। टू मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर इट्स यूजर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट सच इन्फॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन क्या, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल के साथ साथ वो कंपेरेबल होनी चाहिए, आपस में कंपेयर किया जा सके जिसके बीच में। आप अपने बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस से भी कंपेयर कर सकते हो पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा से, या आप किसी दूसरी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर कर सको। इसके लिए फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑल बिजनेस फर्म्स शुड फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कि सारी बिजनेस फर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करें कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली, एक ही तरीके से और एक ही जैसे, बार बार उसमें बदलाव ना करें जब तक कोई लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो उसमें चेंज करने की, ठीक है। सो दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो सके, कंपेरेबल हो सके। इफ फर्म्स यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, अगर कोई फर्म डिफरेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, अलग अलग प्रिंसिपल यूज कर रही है अपनी अकाउंटिंग के लिए, तो क्या होगा, देयर फाइनेंशियल रिजल्ट कांट बी कंपेरेबल, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई कुछ प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं आईसीआई ने, जो जिसको लिए उन्होंने आज के समय में अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है उसकी जगह आईसीआई। इसी पर्पस के लिए मैंने आपको बता दिया, सच प्रिंसिपल, इन्हीं प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। मतलब यही वो प्रिंसिपल्स होंगे जिन्हें सारी अकाउंटिंग या बिजनेस फर्म जो अकाउंटिंग कर रही है उन्हें वो प्रिंसिपल्स क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं। जनरली एक्सेप्ट मतलब सभी को प्रिंसिपल्स फॉलो करने कंपलसरी है, और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो गलत जाएगी कि आपने अकाउंटिंग सही नहीं करी है।
क्लियर है? तो ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स का एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके सामने दिया। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। अगले लेक्चर में कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके बाय।